नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की रेगुलर वीडियो 25 क्वेश्चन की मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। डेली 25 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो का सेट। तो चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अणुगति सिद्धांत से परम शून्य ताप पर अणुओं का वेग। पहला ऑप्शन है अनंत होता है, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक किंतु नगण्य होता है, तीसरा ऑप्शन है शून्य होता है, चौथा ऑप्शन है कुछ निश्चित नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शून्य होता है। यानी परम शून्यता पर अणुओं का वेग क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी एक परमाणु गैस की स्वतंत्र कोटियों की संख्या है। एक परमाणु गैस के स्वतंत्र कोटियों की संख्या 3 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी द्विपरमाणु गैस की अणु की स्थानांतरीय एवं घूर्णन स्वतंत्र कोटियों की कुल संख्या होती है। तो कुल संख्या कितना द्विपरमाणु गैस के लिए कितना होगी? द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्र और स्थानांतरीय घूर्णन कोटियों की जो संख्या होगी वो होगी 5। अगला क्वेश्चन है, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति की स्वतंत्र कोटियाँ कितनी होंगी? जब पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो तीनों डायमेंशन में है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 3 कोटियाँ होंगी। अगला क्वेश्चन है, द्विपरमाणु गैस के लिए वाई का मान कितना होता है? तो द्विपरमाणु गैस के लिए वाई का मान होता है 1.4। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली भौतिक राशि कौन सी है? सरल आवर्त गति में किसका मान नहीं बदलता? तो सरल आवर्त की कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है, बाकी तीनों चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की साम्य स्थिति पर वेग का मान होता है। तो साम्य स्थिति पर वेग का मान जो होता है वो होता है अधिकतम। वो क्या होता है? अधिकतम होता है। यानी मान लीजिए कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है तो यही उसकी माध्य स्थिति है और दोनों तरफ ही इसका अधिकतम विस्थापन है। तो माध्य स्थिति पर जब होती है तो वेग अधिकतम होता है और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में उसका वेग शून्य होता है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई है टेस्ला। इसमें जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई टेस्ला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। कब होती है? अभी हमने बताया कि अधिकतम वेग विस्थापन की स्थिति में। अभी हमने बताया कि जब ये माध्य स्थिति है और दोनों साइड जितनी अधिकतम दूरी तक जाता है वो अधिकतम विस्थापन होता है। अधिकतम विस्थापन पर वेग 0 हो जाता है और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो अधिकतम विस्थापन की स्थितिज ऊर्जा में जो होगा वो होगा ई, क्योंकि अधिकतम विस्थापन में स्थितिज ऊर्जा ही रहेगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो अगर सरल आवर्त गति करते हुए पिंड अपने अधिकतम विस्थापन पर चला गया है तो यहाँ पर कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है। कण की कुल ऊर्जा ई है। न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा के स्थान पर गतिज ऊर्जा का मान होगा। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है। न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा के स्थान पर गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो न्यूनतम विस्थापन पर गतिज ऊर्जा ही रहेगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा
न्यूनतम विस्थापन, यहाँ पे न्यूनतम विस्थापन पर दिया गया है तो ऑप्शन अब हो जाएगा आपका ई। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी दोलन आवृत्ति होगी। तो 12 का बी हो जाएगा ऑप्शन, यानी दोलन आवृत्ति जो है वो क्या होगी, आधी हो जाएगी। यदि लड़की एक झूला झूल रही है, झूला झूलते हुए अचानक खड़ी हो जाती है तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आवर्तकाल क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ओके, ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड लोलक की लंबाई जहां g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसी ग्रह पर जहां g बराबर 4.98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, लोलक की लंबाई कितनी होगी। तो लोलक की लंबाई होगी 0.5 मीटर। कितना होगी, 0.5 मीटर। ओके, तो कह रहा है कि सेकेंड लोलक, देखिए सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है टी होता है, और टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट EL बाई जी। इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए आप आवर्तकाल की गणना करेंगे, लंबाई की गणना करेंगे। यहाँ लंबाई निकालेंगे तो यहाँ से लंबाई निकलेगी 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कृत्रिम उपग्रह में रखे लोलक का आवर्तकाल होगा। तो कृत्रिम उपग्रह में रखे लोलक का आवर्तकाल जो होता है अनंत होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग में डाला गया पिंड। तो अगर पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग में डाला गया पिंड किस प्रकार की गति करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। किस प्रकार की गति करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरल लोलक मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रहा है तब उसका आवर्तकाल होगा। तो उसका आवर्तकाल अगर मुक्त रूप से गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा अनंत। दोलन का आयाम नियत रहता है। दोलन का आयाम नियत रहता है। नियत किस में रहता है, तो सभी दोलनों में रहता है। मुक्त दोलनों में भी, प्रणोदित दोलनों में भी, पोषित दोलनों में, सभी में नियत रहता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सैद्धांतिक रूप से मुक्त दोलन की ऊर्जा होती है। सैद्धांतिक रूप से मुक्त दोलन की ऊर्जा होती है तो मुक्त दोलन की ऊर्जा का मान नियत होता है। इस आधार पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है। निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये यांत्रिक तरंगें नहीं होती। तरंग संचरण हेतु माध्यम का गुण नहीं है। तरंग संचरण हेतु माध्यम का गुण नहीं है। प्रतिरोध अधिकतम हो, ये माध्यम का गुण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कारण व्यतिकरण और विवर्तन उत्पन्न होता है। निम्न में से किस कारण व्यतिकरण और विवर्तन उत्पन्न होता है, तो अध्यारोपण के कारण, यानी सुपर इम्पोजिशन के कारण अध्यारोपण होता है। सुपर इम्पोज को अध्यारोपण कहते हैं और इसके कारण ही व्यतिकरण और विवर्तन की घटना उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कण का विस्थापन ऋणात्मक है तो आयाम होगा। यदि कण का विस्थापन ऋणात्मक है तो आयाम क्या होगा, आयाम होगा 0। विस्थापन ऋणात्मक है तो आयाम हो जाएगा 0। अगला है, अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग वेग और कण के वेग का मध्य कोण होता है। कण के वेग का मध्य कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अगर विस्थापन ऋणात्मक है तो आयाम का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी धनात्मक होगा। और क्वेश्चन नंबर 24, अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग वेग और कण के वेग के मध्य कोण होता है तो कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज के ये 25 क्वेश्चन थे, कैसे आपको लगे कमेंट में ज़रूर
कमेंट करके बताइए और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।